पहले साल में 100 करोड़ का लॉस हो गया, दूसरे साल में 200 करोड़ का लॉस। आई डोंट बिलीव कि कुछ अपने आप हो जाता है लाइफ में। आई थिंक कुछ प्रेपरेशन जाती है और जब वो प्रेपरेशन करेक्ट अपॉर्चुनिटी से मिलती है, दैट्स व्हेन मैजिक हैपेंस। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्राउडली बताना है अपने कस्टमर को कि हम इंडिया से हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कंदा और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में फीमेल फाउंडर है और आप कहते हो यार फीमेल फाउंडर बहुत कम आती है, एक और फीमेल फाउंडर मैं ले आया हूं। तो आज जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय एवरीवन, आई एम शिवानी पोदार, आई एम द को-फाउंडर ऑफ हाई स्ट्रीट एसेंशियल्स। हमारे 2 फैशन ब्रांड्स हैं, फैब एली एंड इंडिया, वेस्टर्न वेयर और इंडियन वेयर में, और इन दोनों ब्रांड से हम पूरा विमेंस अपैरल मार्केट कवर करते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, हम मार्केट प्लेसेस मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नायका, इन पे अवेलेबल है। और हमारे 500 प्लस शॉप इन शॉप्स हैं, लाइफस्टाइल सेंट्रल, हमारे खुद के स्टोर्स हैं बड़े से बड़े मॉल्स में अक्रॉस द कंट्री। तो विद दीज टू वी कवर ऑल द वुमेन इन दिस कंट्री। तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरू किया आपने स्टार्टिंग में? और अभी आपने बोला आप को फाउंडर हो, तो आपके साथ में भी कोई और पार्टनर है, तो कैसे आप दोनों मिले थे स्टार्टिंग से अगर बताओ तो। सो हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो फर्स्ट टाइम मेरी को फाउंडर मैं तन्वी, हम लोग एक्चुअली सेम स्कूल में गए थे। तो हम लोग वी बिन फ्रेंड्स सिंस वी वर 13 years old एंड नाउ इट्स बिन 22-23 years ऑफ फ्रेंडशिप। हम साथ दिल्ली में पले, हम सेम स्कूल में गए, DPS मथुरा रोड, एंड वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। एंड ओवर टाइम हम फ्रेंड्स रहे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे। और जब 10-12 साल की फ्रेंडशिप के बाद जब हम दोनों काम कर रहे थे, तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, आई वाज वर्किंग विद द वेंडर्स, एंड तन्वी मेरी को फाउंडर मार्केटिंग में, शी इज़ वेरी गुड, सो शी वाज वर्किंग विद टाइटन। एंड हम दोनों जब एक साथ अलग अलग सिटीज़ में रहते थे, और पर काफ़ी बारी बात करते थे कि क्या चल रहा है मार्केट में, फ़ैशन में क्या चल रहा है। और हम लोग ऐसी डिस्कशन करते थे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है फ़ैशन सेगमेंट में कोई भी अच्छे। तो अगर हम 24-25 साल के थे उस टाइम पे, अगर हमें कुछ ख़रीदना हो फ़ैशन, तो हम कहाँ से ख़रीदें। तो उस कॉन्वर्सेशन, उन बातों से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में फ़ैशन सेगमेंट में आज के दिन में भी कोई बड़े ब्रांड्स नहीं थे जो कि इंटरनेशनल ब्रांड से कम्पीट कर सकते थे और ऐसे प्राइस पे अवेलेबल थे जो कि पूरी कंट्री में मतलब बहुत लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो उससे हमारी ये डिस्कशन स्टार्ट हुई और उस दिन हमने ये डिस्कस करके डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना ये स्टार्ट करें। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमने कभी फ़ैशन नहीं पढ़ा था, हमने रिटेल नहीं पढ़ा था कभी, और ना ही हम में से कोई डिज़ाइनर है। तो हमारे पास कोई वो एक्सपीरियंस नहीं था, पर हमें ये था कि हम एज ऑल लेडीज़ अराउंड द वर्ल्ड, आई थिंक हमें इंटरेस्ट था फ़ैशन में। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अभी यंग हैं, हम कर सकते हैं, हमें चांस लेना चाहिए। तो हमने अपनी जॉब्स छोड़ी और हम वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए, और यहाँ आकर हमने कहा कि हम इंडिया का बड़े फ़ैशन ब्रांड्स हम बनाएंगे। और ये सोच के हम वापस आए और हमने स्टार्ट किया, और ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अगर स्टार्टिंग का बताओ तो स्टार्ट कैसे किया था, ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन किया था? सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ऑनलाइन। हमें एज कंज्यूमर्स 2 चीज़ें पता थी। एक तो ये था कि इंडिया में फ़ैशन ऑनलाइन की उस टाइम पे स्टार्ट थी, छोटा सेगमेंट था बट बढ़ रहा था, और जो यंगर क्राउड था, तो 20s लेट 20s उस टाइप का, वो काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग की टुवर्ड्स मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जा रहे थे। तो हमने कहा कि हम अब न्यू एज ब्रांड्स बना रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट ऑनलाइन फर्स्ट। तो हमने पहले 5 years ऑफ आवर जर्नी कंपनी के हमने खाली ऑनलाइन सेल किया, हमने ऑफलाइन में कुछ भी नहीं किया फर्स्ट 5 years, और वो हमारी स्टार्ट थी। एंड दूसरी चीज़ हम ये देख रहे थे कि ऑनलाइन करने से आपके प्राइस पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आपकी रेंटल होती है, आपकी स्टोर कॉस्ट होती है, बहुत हैवी फिक्स्ड कॉस्ट आती हैं। बट ऑनलाइन में आप एक वेयर हाउस रख सकते हो और उससे आप पूरी कंट्री में, आज के दिन में हम 20-25 हज़ार पिन कोड को सर्विस करते हैं, आप पूरी कंट्री को सर्विस कर सकते हो। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, और बहुत सालों तक हमने खाली ऑनलाइन सेल किया। तो स्टार्टिंग में आपने जब वेबसाइट बनवाई थी, वो खुद बनाई थी या फिर कोई एजेंसी वगैरह हायर करी थी? सो हमें तो हम टेक्निकल इंजीनियर्स तो थे नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं थे, तो हमें कोडिंग की एक लाइन लिखनी भी नहीं आती थी। और मैंने कुछ फ़ोटोशॉप की क्लासेस करी, कुछ सीखने का ट्राई किया कि हम करेंगे कैसे काम, बट फ्रैंकली कुछ ज़्यादा खास समझ आया नहीं। तो ये तन्वी और मेरे को शुरू में ही समझ आ गया कि हमें कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी वेबसाइट बनाने के लिए, हमारे शुरू में क्रिएटिव्स वगैरह करने के लिए, उस टाइप के काम करने के लिए। तो हमने अपना पता करा बहुत जगहों से, और हमने थर्ड पार्टी एजेंसी हायर कर ली कि उन्होंने हमारी वेबसाइट भी बनाई, हमारा बैकएंड बनाया, और उन्होंने हमारे साथ 1.5-2 साल करके हमारी वेबसाइट चलाई, जब तक हमने अपनी खुद की टीम हायर नहीं की। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कहाँ से आ रही थी? तो अब इन्वेंट्री का अब पूरे फैशन में इन्वेंट्री सबसे ट्रिकी इन्वेंट्री होती है,
और स्टार्टअप्स में ये होता है शुरू के सालों में कि आप ऐसा है कि बिज़नेस तो छोटा है अभी, तो आपको इन्वेंट्री बहुत कम चाहिए, 50 पीस 100 पीस, मतलब एक स्टाइल के कभी कभी उससे भी कम चाहिए होते हैं। तो आप अब जब आप बड़े एक्सपोर्टर के पास जाओगे या मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो वो तो मना कर देंगे कि हम तो आपके बनाएंगे नहीं इन्वेंट्री। तो इसीलिए ये था कि हमने शुरू में थोड़ा मिक्स्ड अप्रोच रखा। हमने कहा कि हम अपना जैसे हमने फ़ैशन स्टार्ट किया, पहले हम एक्सेसरीज़ कर रहे थे, फिर हमने कहा कि चलो अब हम फ़ैशन स्टार्ट करते हैं। 6-8 महीने स्टार्ट करने के बाद हमने फिर मिक्स रखा। हमने बहुत वेंडर्स से बात की, हमने कहा कि आप हमारे को सपोर्ट करो, आज हम धीरे धीरे करके बड़े बनेंगे। उस टाइम तक हमने कोई मनी रेज़ नहीं किया था, कुछ नहीं। तन्वी और मैंने अपनी सेविंग लगाई हुई थी बिज़नेस में, तो छोटा सा बिज़नेस था। तो हमने कहा कि धीरे धीरे करके हमने उनसे सपोर्ट मांगा। और मेरे पेरेंट्स की फैक्ट्री थी, उन्होंने एक्सपोर्ट में पहले काम किया था, तो हमने उनसे भी सपोर्ट मांगा कि आप लोग हमारे लिए थोड़े टेलर बिठाओ, थोड़ी मशीनें लगाओ और हमें सपोर्ट करो शुरू के सालों में। तो ऐसे मिक्स करके हमने अपने शुरू में छोटे छोटे मतलब 20-30 पीस एक स्टाइल में करके ऐसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, तो स्टार्टिंग इन्वेंट्री खुद से मैनेज हो रही थी और बाहर से भी आ रही थी, पर आपने स्टार्टिंग करी एक्सेसरीज से, उसके बाद आप बाकी चीजों के अंदर उतरे। स्टार्टिंग में हमने ये कहा कि हम लोग जब वापस आए तो फैशन में ना सप्लाई चेन और बैक एंड सेट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फैब्रिक्स होते हैं, उन पे टेक्निक्स होती हैं, उसकी जॉब वर्क होती है, उसकी क्वालिटी पे बहुत देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो हमने ये कहा कि अब हम आ गए हैं, हम लोग थोड़ा प्रूफ ऑफ मार्केट क्यों ना देखें, हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं एक्सेसरीज़ के साथ। क्योंकि अब ऐसा ज्वेलरी में, बैग्स में यू कैन वर्क एट मच यू कैन वर्क विद वेंडर्स एट अ मच फास्टर पेस बिकॉज देयर सम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमने उससे स्टार्ट करा और पहले 6 महीने के करीब हमने थोड़े कस्टमर्स एक्वायर कर लिए अपने एक्सेसरी सेगमेंट के साथ। फिर हमने जाके जब हमारा बैकएंड पूरा बन गया फैशन के हिसाब से, अपना अपैरल के हिसाब से, तब हमने जाके अपना अपैरल लॉन्च किया। तो अभी आपने बताया कुछ स्टार्टिंग के कुछ महीने आपने कस्टमर एक्वायर करे थे, किस तरीके से किए थे वो? तो स्टार्टिंग का टाइम सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है। और उस टाइम पे हमने 2-3 चीज़ें की। हमारे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो ये तो नहीं था कि हम सेलिब्रिटी लाकर या कोई बड़े बड़े न्यूज़पेपर ऐड कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारे पास बजट तो कम है शुरू में, तो हम पूरा डिजिटल पे ही स्पेंड करते हैं। तो हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए अपने आप, हमने शूट्स किए। उसमें कई बारी हम फाउंडर्स की तरह खुद ही शूट कर लेते थे, हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें बोल देते थे आप हमारे लिए शूट कर लो। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड शूट किया, वो सब किया, और उससे हमने अपना शुरू में फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, उस टाइप की चीज़ें स्टार्ट की कि हमारे पास थोड़े से कस्टमर्स बेसिकली आने लग जाए। और वो जो शुरू के 5-6 महीने के कस्टमर थे ना, उनसे हमने हर कस्टमर को खुद फ़ोन किया, मैंने और मेरी फाउंडर तन्वी ने, कि हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसा है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा है। और उससे हम सीखते रहे कि उन्होंने शुरू के लोगों ने क्या हमें बताया और हम उससे कैसे इम्प्रूव करें। तो आई थिंक वो जो हमारी लर्निंग थी शुरू के 5-6 महीने की, उन कस्टमर्स, उनकी शायद आज के दिन भी लॉयल्टी सबसे हाई रही होगी। तो स्टार्टिंग में ब्रेक इवन था, लॉस में थे, किस तरीके से चल रहे थे? तो हमारा ना हमेशा से ये था कि हमें बहुत पैसे रेज नहीं करने थे, कि हम रेज करते रहे और ऐसा, क्योंकि वो उसमें बहुत रिस्क होता है कंपनीज़ को। तो हमारे ये था कि हम थोड़े पैसे अपने लगाएं स्टार्टिंग में। जो भी हमारी सेविंग थी हमने अपनी पूरी लगा दी सेविंग, कि हम वो लगाएं और हम प्रॉफिटेबल रहें। तो शुरू में तो कुछ 4-5 साल हम नहीं रहे, हम मतलब 5-6 साल तक हम प्रॉफिटेबल नहीं थे, लॉस और ब्रेक इवन लेवल पे ही थे, बिल्कुल हल्का लॉस था। उस लेवल पे हम रहे, उसमें हमने अपनी सेविंग लगाई और धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे वेंचर कैपिटल से रेज़ करे। और उसके बाद पर आइडिया हमेशा यही था कि लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज लेवल पे ही रखना है, क्योंकि काफ़ी कंपनी आप देखोगे ऐसी होती हैं कि शुरू से उन्हें लगता है कि यार चलो अभी स्टार्ट किए, पहले महीने में पहले साल में 100 करोड़ का लॉस हो गया, दूसरे साल में 200 करोड़ का लॉस। तो हमारा हमेशा ये था कि हमें अपना लॉस हो भी रहा है तो मतलब बिल्कुल मिनिमम रखना है या ब्रेक इवन पे रहना है। तो हमें वैसी कंपनी नहीं बनानी थी कि वो बिल्कुल लॉस पे लॉस करती रहे, तो हमें हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी थी लॉन्ग टर्म में। अभी आपने वीसी की बात करी, तो कब आई थी वो सिचुएशन जब आपने पहली बार पैसे रेज करे थे? तो पहले साल तो हमने पूरा अपना बूटस्ट्रैप किया। बूटस्ट्रैप मतलब अपने पैसे लगाए और उसी से अपनी कंपनी बढ़ाई। उसके बाद ये हो गया, जब पहला साल निकल गया, हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा पिकअप कर गया था, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा था। तब हमने कहा कि चलो अब एक छोटा वेंचर कैपिटल या एंजल राउंड जिसे कहते हैं, हम उस टाइप का राउंड रेस करें। तो पहली बारी हमने 2-3 लोगों को पिच किया। ये था 2012 में हमने स्टार्ट किया था, एक साल बाद 2013 में हमने पहली बारी पिच किया। और थैंकफुली हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडियन एंजल नेटवर्क करके एंजल नेटवर्क है इंडिया का बेस्ट, उनको हमारी कंपनी स्टोरी, फाउंडर्स, उनको वो अच्छा लग गया और उन्होंने हमारे को पहली बारी इन्वेस्टमेंट दे दी।
तो उससे हमारी थोड़ी ये थी कि जब थोड़े पैसे आए बिज़नेस में तो हमने फिर ये कहा कि अब हम फटाफट स्केल करेंगे, ग्रो करेंगे। और तब से 2013-2014 से हमारी जर्नी रियली स्टार्ट हुई, जब हमने थोड़ा बहुत वो पैसा लगाया बिज़नेस में। अगर पहले राउंड के बारे में बताओगे, पहला राउंड क्या था, कितने का हुआ था, कहाँ से हुआ था, डिटेल बताओगे तो? हमने पहला राउंड रेस किया था 1.7 करोड़ के करीब का। छोटा एंजल राउंड था ये, और उस टाइम पे भी बिज़नेस बहुत अच्छा पिक कर रहा था। तो जब तक हमने उस राउंड को ही मतलब पिच से लेके क्लोज़ किया तब तक वैल्यूएशन ही डबल हो गई थी। पर अब पहले राउंड पे क्लोज़ कर दिया था तो वी हैड टू स्टिक टू दैट। बट तो वो अच्छे इन्वेस्टर्स मिल गए, अच्छे टर्म्स पे हो गया, तो वो हम बहुत लकी रहे उस वजह से। आपकी इंडस्ट्री में वैल्यूएशन किस तरीके से देखते हैं? रेवेन्यू को कितना मल्टीपल एवरेज देखा जाता है? तो टिपिकली इंडस्ट्री में अर्ली स्टेज कंपनीज में तो 5 टाइम्स के अराउंड रेवेन्यू का मल्टीपल मिल जाता है, क्योंकि आपका बेस छोटा होता है, आप 2-4-5 करोड़ की सेल कर रहे हो, तो उस पर 5 टाइम्स के अराउंड आपका मल्टीपल निकलता है यूजुअली। ये होता है कि जितना बड़े होते रहते हैं फिर, क्योंकि स्केल बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का मेट्रिक हो जाता है, वर्किंग कैपिटल का, बहुत चीज़ें फिर और भी होने लगती हैं, तब टिपिकली बिटवीन 3 to 4 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू इज़ व्हाट द मल्टीपल यूजुअली इज़। ठीक है, तो अगर मैं पहले स्टार्टिंग 1 साल की बात करके चलूँ तो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पैसे आ नहीं रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो रहा था, क्योंकि कोई नौकरी वोकरी थी नहीं, घर वाले सुनाते नहीं थे कि यार इतना अच्छी नौकरी छोड़ के तुम घर पे बैठ गए हो, तुम काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता था कभी। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 2012 की, उस टाइम पे ये ऑनलाइन D2C इतना ज़्यादा ट्रेंड के अंदर नहीं था, तो घर वालों को कन्विंस करना उस जमाने के अंदर कंपैरेटिवली मुश्किल था। तो कैसे हैंडल किया है सब कुछ? नहीं, हमारा पता है, जब तन्वी और मैं दोनों आए, तो अब मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स बिज़नेस में थे, पूरी फैमिली, तो मेरे को शायद हमेशा कहीं ना कहीं ये था कि मैं मतलब अपना लाइफ में कभी ना कभी, ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी करेंगे, बट ये था कि कभी ना कभी बिज़नेस करना ही है। तो मेरे को अपना जो प्रेशर आता है फैमिली से, वो सब नहीं था, क्योंकि उनको भी शायद, वो खुद बिज़नेस से थे, तो उनको भी लग रहा था कि ठीक है कभी ना कभी करेंगे। बट हाँ, ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे भी सैलरी हाई थी, उसका पोटेंशियल आगे का बहुत हाई था, तो खुद को लगता था कि यार हम ये सब छोड़ के, इतना मतलब आई वाज वेरी एम्बिशियस सिंस चाइल्डहुड, तो वो सब छोड़ के अब स्टार्ट कर रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा। सैलरी तो लेने का सवाल ही नहीं था, फिर पहले 3-4 साल मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम सैलरी दे रहे थे, तो वो चलेगा नहीं चलेगा, तो वो बहुत रिस्क था। तन्वी आती है, उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल फैमिली से, तो उन्होंने कभी बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप उस टाइप के अपनी फैमिली में नहीं देखा था, तो उसको ज़्यादा प्रेशर था कि मतलब अब कि आप इतनी अच्छी जॉब टाइटन में, वो इतना अच्छा कर रही थी कि आप वो छोड़ के आ रहे हो। अगेन छोटा सा स्टार्टअप था उस टाइम पे, तो हाँ, ये बहुत उस टाइप के प्रेशर थे, प्लस खुद के प्रेशर होते हैं अपने ऊपर कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी अच्छी जॉब ली, उसको छोड़ के आज आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उसका फ्यूचर किसी को पता नहीं होता जब कंपनी स्टार्ट करते हो, तो उस टाइप के बिल्कुल प्रेशर थे। और पहले 2-3 साल तक वो प्रेशर रहे, क्योंकि जब तक थोड़ा भी बिल्ड होता है, स्केल होता है, उसमें टाइम लगता है, तो वो प्रेशर रहे। बट ये पता था दोनों को कि नहीं, करना है, लाइफ में एक बार ही मौका मिला है, हमें ट्राई करना है, तो ये हमने सोचा हुआ था कि हम 2 से 3 साल अपने पूरे लगा के ट्राई करेंगे, ये बिना सोचे कि क्या मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखूँ, क्या मैं ये देखूँ कि मेरी सैलरी आज के दिन में कितनी होती है वहाँ पर, वो सब हमने नहीं सोचा। हमने कहा हम 3 साल पूरे मिल के देंगे, और उन 3 साल में ये हुआ कि हमारा बिजनेस अच्छा चल गया, बहुत पिकअप हो गया। नहीं तो ये था कि 2 से 3 साल हमारा नहीं चलेगा तो हम अपनी जॉब्स में वापस चले जाएंगे, ये सोचा था हमने। ठीक है, तो उस टाइम पे ये प्रेशर हैंडल कैसे किया जा रहा होगा? मेरे हिसाब से आपके घर से शायद उतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, पर आपके को फाउंडर के वहाँ से शायद आ रहा होगा, तो कैसे ये सब कुछ हो रहा था? तो प्रेशर आई थिंक स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर ज़्यादा था, फैमिली से ज़्यादा, मतलब अपना खुद का जो प्रेशर होता है अपने ऊपर, वो काफ़ी हाई था दोनों तन्वी और मेरे लिए। आई थिंक फॉर मी, मैं बुद्धिस्ट चांटिंग करती हूँ, मैं 15 साल से कर रही हूँ, मतलब 12-13 साल से बुद्धिस्ट चांटिंग कर रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होती थी, क्योंकि अपना फोकस बना के रखना, एक्सरसाइज तन्वी और मैं दोनों करते हैं, वो रनर है, वो रन करती है, मैं हमेशा योगा, डांस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करती रही हूँ। सो आई थिंक वो मिक्स करके बहुत, हाँ, ये है कि वो बहुत मुश्किल टाइम होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, पहले 2-3 साल, बट ये है कि मल्टीपल चीज़ें करते रहो और थोड़ा सा फोकस रहो, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते रहो, तो वो मतलब बेस्ट टाइम होता है एक्चुअली फिर। ठीक है, अगर मैं पहले राउंड की बात करके चलूँ, तो जो आपने पैसा रेस किया वो किस ब्याज पे किया था? कि स्केल करेंगे, नई प्रोडक्ट लाइन लेके आएंगे, नई मार्केट के अंदर जाएंगे, किस तरीके से उस पैसे को यूज़ किया आपने, ये सारा अगर बताओ तो। पहला राउंड जो हमने रेस किया था वो 2013 एंड में,
उसका पर्पस ये था कि अब हमें बिज़नेस को स्केल करना है। उस टाइम तक हमारा रेवेन्यू कम था, छोटा बिज़नेस था। तब हमने कहा कि अब पैसा आ गया है, अब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2-3-4 और अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने कहा अब हम स्केल करेंगे। तो उसका पर्पस बस एक सिंगल था, उस बिज़नेस को स्केल करना। रेवेन्यू क्या था उस टाइम पे? तो हम उस टाइम पे हम 20-25 लाख रुपए पर मंथ कर रहे थे जब हमने ये रेवेन्यू क्लोज़ किया। तो हमारा ये था कि अगले 2 साल में हमें कम से कम बिज़नेस को 30-40 करोड़ के बीच में ले जाना है एनुअल रेवेन्यू में, और वही किया हमने। तो इन 1.5 करोड़ को यूज़ करके हमने उस बिज़नेस को काफ़ी, मतलब ऐसा है कि 30 टाइम्स, फॉर 30 तो नहीं, मतलब 20-25 टाइम्स ग्रो कर लिया। ठीक है, तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? एक तो टीम बढ़ाई आपने, कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स वगैरह भी बढ़ाए? बिल्कुल, तो हमने सब कुछ किया। तो हमने स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट लाइन, हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड की। उस टाइम पे हमारे पास करीब 100 स्टाइल्स होंगे, 100 स्टाइल्स अक्रॉस द बोर्ड। हमने उसको इंक्रीज़ किया 300 to 400 स्टाइल्स तक, बिकॉज फैशन में यू हैव टू शो द कस्टमर वैरायटी, राइट? तो आपको वो एक चीज़ देखकर आपको खरीदेगा नहीं। तो हमने सबसे पहले तो प्रोडक्ट साइड पे काफ़ी इनोवेट किया, काफ़ी एक्सपैंड किया। उसके बाद हमने मार्केटिंग का स्पेंड अपना इंक्रीज़ किया। तो अब इनिशियली वी वर स्पेंडिंग 5 lakhs 8 lakhs अ मंथ। तो उसको हमने कहा कि कैन वी टेक इट अप टू 20 lakhs 30 lakhs। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हमने मार्केटिंग का अपना स्पेंड काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया फंडिंग लेकर। थर्डली हमने अपनी टीम बनानी शुरू करी। तो आई थिंक वी, मतलब बोथ तन्वी एंड आई स्ट्रांगली फेल्ट कि टीम जब तक स्ट्रांग नहीं होएगी तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हमने धीरे धीरे करके अपने 5, 6, 7 बिल्कुल अच्छे टॉप लोग, उसमें से काफ़ी आज भी हमारे साथ हैं, उनको हमने हायर किया कि वो हमारी स्टोरी में जो बिलीव करे, जिन्होंने हमारे को कहा कि हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट करेंगे। और आज 7 साल 8 साल बाद भी वो टीम हमारे साथ है। तो उन लोगों को हमने हायर किया। ईसॉप्स वगैरह भी दिए थे उनको? स्टार्टिंग में हमारे पास ईसॉप स्ट्रक्चर, वो पूल रेडी नहीं था, तो हमने नहीं दिए थे। तो पहले कुछ साल हमारे ईसॉप्स नहीं थे, पर अब हमने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव स्टार्टेड गिविंग ईसॉप्स। हम बात कर रहे हैं 2012 की। उस टाइम पे लोगों को ईसॉप वगैरह कुछ नहीं पता था। करेक्ट। अभी भी बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को ईसॉप वगैरह के बारे में नहीं पता है, किस तरीके से ईसॉप वगैरह काम करते हैं। तो कैसे चल रहा था ये? तो एक तो ये कि ईसॉप के बारे में, मतलब अगर फाउंडर्स को लगता है कि ऑफ कोर्स हम अपनी कंपनी की इक्विटी दे रहे हैं वगैरह, पर ये है कि अर्ली एम्प्लॉयज़ में बहुत, और आज के दिन में तो ईसॉप्स की सबने वैल्यू देख ली है कि फ्लिपकार्ट को एग्जिट मिला या पेटीएम से बायबैक हुआ या ये हुआ। बट अब 2013, 14, 15 में किसी ने कोई एग्जिट नहीं देखा था ईसॉप पे, तो किसी को, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी लोगों को। तो अगर आप बोलते भी कि मैं आपको आज के दिन में X lakhs की ईसॉप्स दूंगी, तो वो आपको मोस्ट लाइकली एम्प्लॉय बोलता कि नहीं, आप मेरे को सैलरी उतनी दे दो, ईसॉप को छोड़ो। तो ये था। बट आज ये चेंज आ गया कि व्हेन यू टेल पीपल कि ये ईसॉप्स के हम दे रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव सीन कि ईसॉप्स हैव एक्चुअली गिवन, हैव मेड सो मेनी पीपल सो रिच। सो आज के दिन में ईसॉप की वैल्यू बहुत हाई है। उस टाइम पे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, लोग बोलते थे आप छोड़ो इसको, हमें सैलरी दे दो। तो उसके बाद सेकंड राउंड कब आपने रेस किया? फिर हमने अपनी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में बहुत एक्सपेंशन की। हम अपना बिजनेस 30-35 करोड़ तक ले गए सेल में। उसके बाद हमने ये कहा कि अब बिज़नेस बढ़ रहा है, कैपिटल चाहिए थी, हमें अपना नया ब्रांड इंडिया लॉन्च करना था। तब हमने 2016 में अपना नेक्स्ट फंडिंग राउंड रेस किया। इंडिया कोशेंट करके एक बॉम्बे का फंड है, उनसे हमने रेस किया अबाउट 12 करोड़ ओवरऑल। सो उस फंड राउंड से हमारे को ये हुआ कि अभी तक तो हमने खाली 1.5 करोड़ और थोड़ा एक ब्रिज राउंड वगैरह उसी टाइप के पैसे रेस किए हुए थे। तो उस राउंड से ये हुआ कि हमारे पास काफ़ी कैपिटल आ गई कि मतलब हम प्रॉपर तरीके से फिर फर्दर स्केल कर पाए। और ये टारगेट हमने रखा कि अब हम अगले 2-2.5 साल में 30 करोड़ को 100 करोड़ बनाएंगे, विच इज़ व्हाट वी डिड। ठीक है, तो उसके बाद कोई राउंड रेस नहीं किया आपने? फिर हमने आफ्टर इंडिया कोशेंट हमने 2018 में एलिवेशन कैपिटल करके है, इंडिया का टॉप फंड है, हमने उनसे, उनका पहले नाम सेफ पार्टनर्स था, हमने उनसे अपना नेक्स्ट राउंड रेस किया था। वो अबाउट 60 करोड़ प्लस का राउंड था। वो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन रहा। वो हमने 2018 में रेस किया था। एंड वो भी अगेन, ये सारा हर राउंड जो हमारा रहा है वो ये नहीं रहा है कि हम लॉस करते रहेंगे वो उसको फंड करे। हमारा हर राउंड ये रहा है कि अब 50 से 100 करोड़ जाना है, 100 से 150, 150 से 200, तो उसको फंड करने के लिए जो कैपिटल चाहिए थी, हमने हर राउंड की कैपिटल बस उस पर यूज़ करी। ठीक है, तो उसके बाद आपने कुछ नहीं किया? नहीं, फिर हमने पिछले 1 साल में, फिर तो लाइफ बदल गई कोविड से। तो उसके बाद पिछले मार्च में जब कोविड स्टार्ट हुआ, तब से अभी में हमने करीब 40-45 करोड़ और रेस किया। और वो सारे इंटरनल इन्वेस्टर्स से ही किया, क्योंकि एलिवेशन, इंडिया कोशेंट, ये सब उन्होंने हमें बैक किया। वो हम पे ट्रस्ट करा कि नहीं, अभी डिफ़िकल्ट टाइम है बिज़नेस का, पर आगे की जर्नी डेफिनेटली फिर से स्ट्रॉन्ग होएगी। तो हमने वो इंटरनली रेस किया फिर। तो ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूँ, तो फंडिंग वाइज किस तरीके से आपका रेवेन्यू चेंज होता चला गया? स्टार्टिंग में कितना रेवेन्यू था?
उसके बाद पहला राउंड रेस किया तो कितना रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया, अगर उस पूरी जर्नी को बताओ तो। करेक्ट। सो हमारी रेवेन्यू की जर्नी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2013-14 में तो हमने मतलब पहला साल था, हम स्टार्ट ही कर रहे थे, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, तो उस टाइम पे हम करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा, एनुअल रेवेन्यू था। फिर हमने जब तक हम 2016 पे आए तब तक हमारा करीब 40-35-40 करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू पे हम आ गए थे 2016 तक। फिर हम 2018 पे आए, तब तक हम 120 करोड़ पे आ गए थे ग्रॉस रेवेन्यू में। और फिर हमारी लास्ट ईयर क्लोजिंग जो FY20 की हुई वो हमारा करीब 175-180 करोड़ था ग्रॉस रेवेन्यू पे। ठीक है। तो यही जर्नी रही है, और ये ग्रोथ ऐसी रही है कि 70% ईयर ऑन ईयर 4-5 साल हर साल हमने वही देखा, वैसे ही ग्रो किया। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पैसे आ रहे थे उससे आप इन्वेंट्री बढ़ा रहे थे, अपने नंबर ऑफ SKUs बढ़ा रहे थे, या फिर वो पैसा मार्केटिंग पे लग रहा था? So, पूरा पैसा जो हम मतलब जब भी हम पैसा अपना कैपिटल रेस कर रहे थे वो एसेंशली 3 चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा था। वन वाज की P&L रिलेटेड आइटम्स कि आपने मार्केटिंग स्पेंड इंक्रीज़ कर दी, आपने टीम को हायर किया हर राउंड के बाद कि हम स्ट्रॉन्गर टीम बिल्ड करें, क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ा रहे हो तो वो टीम भी बढ़ानी पड़ेगी, केपेबल लोग भी लाने पड़ेंगे। तो हमने टीम पे अपना बिल्ड किया, और अपने तो उस टाइप के हमने जितने भी आपके ये P&L रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसमें किया। सेकेंड, हमने अपने EBOs खोले विच आर आवर ओन आउटलेट्स, आवर ओन शॉप्स। वो हमने 2018 से अपनी जर्नी शुरू की, 2018 से, और हमने आज हमारा अबाउट 32 स्टोर्स हैं। तो उसमें भी हर स्टोर को खोलने में फिक्सचर्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उस टाइप के काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो उसमें हमने कुछ पैसा जो हमने रेज़ किया था उस पर डिप्लॉय किया। और थर्ड था वर्किंग कैपिटल टाइप के आइटम्स, तो डेटर्स इंक्रीज़ होते हैं, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है, सो उस टाइप के सम मनी वाज स्पेंट ऑन आवर ओवरऑल वर्किंग कैपिटल एंड बैलेंस शीट आइटम्स। अगर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात करके चले तो रेवेन्यू के अंदर क्या डिफरेंस रहता है दोनों का? ऑनलाइन में हमारा ओवरऑल बिजनेस करीब 55 पैंडमिक में तो करीब 60% प्लस हो गया है। कोविड के ऑनलाइन शिफ्ट बहुत हाई हुआ है, 60-40। उससे पहले बेस स्टेट में करीब 50-50 रहता था, प्लस ऑफलाइन थोड़ा हल्का ज़्यादा होता था, बट मोस्टली 50-50 के अराउंड हमने टारगेट किया अपना मिक्स। अगर मैं मार्केटिंग की बात करके चलूँ, मैं मार्केटिंग वाला बनता हूँ, तो मार्केटिंग के अंदर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो या फिर ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो? जिनको नहीं पता, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब रिजल्ट फोकस वाला, ब्रांडिंग मतलब रिकॉल क्रिएट करना। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो? अ लॉट ऑफ आर आई मीन हमारा जो स्प्लिट रहा है मार्केटिंग का वो काफ़ी ओवरऑल स्पेंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेस्ड रहा है कि हमने फेसबुक, गूगल, एफिलिएट्स, उस टाइप के पेड मार्केटिंग चैनल्स पे स्पेंड किया है। पर हमने ये हमेशा किया है कि स्टार्टिंग से तन्वी और मैंने हमेशा हम खुद कंज्यूमर्स हैं, राइट, हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं, वी आर विमेन कंज्यूमर्स आवरसेल्व्स। तो हमने कहा कि दोनों ब्रांड्स का अपना ब्रांड मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से फोकस किया। तो चाहे आप हमारी कम्युनिकेशन देखो, हमारा सोशल मीडिया देखो, हमारी स्टोरीज़ देखो, वो सारा बेसिकली उस ब्रांड मैसेज को बहुत उसके बारे में बात करता है। सो आई गिव यू एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल हमारा फैबैली है, जो उसमें हमारा वी हैव अ प्लस साइज ब्रांड कॉल्ड कर्व. We extend a lot of products to say 3XL, 4XL, and the message has been body positivity. That it doesn't matter, what your size is, what your skin type is. Fab Ali is for everybody, and everybody who wears Fab Ali feels confident in it and embraces it. So that has been our message, which has been a very strong message over many years. एंड इंडिया का तो नाम ही मतलब काफ़ी इट्स INDYA, सो इट्स आर इट्स अ ब्यूटिफुल नेम. सो उसमें हमेशा हमने एम्बॉडी किया कि टू एक्चुअली पुश विमेन एम्पावरमेंट, टू रियली से टू सेलिब्रेट विमेन अचीवर्स इन दिस कंट्री. तो हमने एक कैंपेन किया था 2019 में, जिस कॉल्ड I Am India. एंड उसमें हमने बहुत लोगों को वी स्पोक टू अ लॉट ऑफ विमेन अचीवर्स. तो कोई मतलब कोई टेबल टेनिस का चैम्पियन था, कोई चेस का चैम्पियन था, कोई सिंगर है, एंड अलग अलग डोमेन्स की विमेन जिन्होंने अपने मतलब खुद के चैलेंजेस, सबके चैलेंजेस होते हैं. कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर. तो उस टाइप के सबको हम इकट्ठा लाए, हमने उनका शूट किया. हमने बहुत सारी लेडीज से, लड़कियों से, विमेन ऑफ डिफरेंट एजेस, 20s, 30s, 40s, हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, उनकी स्टोरी सेलिब्रेट की. और आई थिंक उस कैंपेन से और फैब अली के कैंपेन से हमें जो इतना ब्रांड लव मिलता है, वे पीपल एक्चुअली लव बोथ फैब अली एंड इंडिया, इज़ बिकॉज ऑफ दैट. सो ब्रांड पे हमारा काफ़ी हाई फोकस है, था भी, और आगे जाकर भी ब्रांड पे हमारा काफ़ी फोकस रहेगा. ठीक है, तो अभी इंडिया में ही काम कर रहे हो या फिर बाहर इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहे हो? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपकी वेबसाइट जब देखी तो उसके अंदर डॉलर वॉलर भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो हमारा एक्चुअली काफ़ी जो हमारी वेबसाइट है उससे हमारा 30 to 40% बिजनेस आउटसाइड इंडिया आता है. तो अमेरिका, मिडल ईस्ट, मॉरिशस, कनाडा,
वहाँ पे हमारे बहुत बहुत बड़ी कस्टमर बेस है, बहुत NRIs है वहाँ पे एक्चुअली, जो उनको इंडियन क्लोथिंग का एक्सेस नहीं है आज के दिन में। तो अगर मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ या कनाडा में रहती हूँ या इन जगहों पे, सो आई कांट बाय इंडियन वेयर ईजिली। सो इंडिया इज़ दैट, जो हमारी वेबसाइट इंडिया हाउस ऑफ इंडिया इज़ दैट डेस्टिनेशन वेयर NRIs कैन बाय इंडियन वेयर वेरी इजीली। तो हमारा आज के दिन में भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है अब्रॉड। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस भी, हम इंडिया से ओनली ब्रांड है जो लिस्टेड है, जैसे नामशी हो गया, ज़लोरा हो गया, ज़लैंडो पे हम लाइव जा रहे हैं। तो पूरी कंट्री इंडिया में हमारा खाली हमारे ब्रांड फैबैली हैं जो इन सब वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। तो हमारा लार्ज काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस भी है ऑलरेडी, और आगे जाके भी ये प्लान है कि हम अपना पूरा इंटरनेशनल बिजनेस को भी ग्रो करेंगे। तो कितना % मार्केट शेयर का डिफरेंस है अगर इंडिया वर्सेस बाहर का देखा जाए तो? बाहर का अभी तो करीब 10 to 15% मार्केट शेयर है हमारा, बाकी डोमेस्टिक बिजनेस है सारा। पर धीरे धीरे करके ये हमने 2 years पहले ही स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे करके ये काफ़ी बड़ा, और हमारा ये टारगेट है कि ओवर टाइम, ओवर द नेक्स्ट 2 years, 2.5 years हम इसको करीब 20-25% तक ले जाए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि नॉर्मली आप अपने रूट्स नहीं छोड़ते, जो भी आपको स्टार्टिंग से आप देखते हुए आ रहे हो तो आप उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं स्टिक रहते हो। तो आपके फैमिली का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो इसलिए आप एक्सपोर्ट्स के अंदर आए, या फिर कुछ और प्लान था, या फिर पहले से सोच रखा था कि इसको एक्सपोर्ट लेके जाना है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक्सपोर्ट करना पड़ा? हमारा बिजनेस है ब्रांड का, और जहाँ भी, मतलब मेरा ये मानना है कि जहाँ भी हमारा कस्टमर है, चाहे वो इंडिया में रहता हो, चाहे वो इंटरनेशनल रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसको अवेलेबल होने चाहिए हमारे ब्रांड्स। सो ये था कि शुरू में हमने एक्सपोर्ट स्टार्टिंग से इसलिए नहीं किया क्योंकि एक सर्टेन कॉस्ट है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, आपको मतलब बहुत चीज़ें होती है इंटरनेशनल काम करने के लिए, टैक्स कई कंट्रीज़ में आपको उनका लोकल टैक्सेस लेने पड़ते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बट हमेशा से ये था कि हम अपने ब्रांड्स को ग्लोबली सेल करेंगे, चाहे वो NRI कम्युनिटी को सेल करें, चाहे कुछ ब्रांड्स होंगे जो सबको अपील करेंगे, तो वो मतलब अलग ऑडियंस होगी, पर ब्रांड्स हमें हमेशा से ये था कि हमें ग्लोबल ब्रांड्स बनाने हैं। बट ये कि हम इंडिया से हैं, वी आर वेरी प्राउड टू से वी आर फ्रॉम इंडिया, तो आवर नेम्स आर नॉट कि हमारा ब्रांड का नाम ही इंडिया है जैसे। सो अनलाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो ये ट्राई करते हैं कि हम इंटरनेशनल नाम रख लें जिससे इंडिया में लोगों को पता ना चले कि ये इंडिया से, हम लोग बिल्कुल उल्टे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्राउडली बताना है अपने कस्टमर को कि हम इंडिया से हैं, और नॉट ओनली डोमेस्टिक कस्टमर को, इवन इंटरनेशनल कस्टमर को। तो आई थिंक इसीलिए ये सोच के हमने ये कहा है कि इंटरनेशनली वी आर प्राउडली फ्रॉम इंडिया करके, बट वी वांट टू बिल्ड ग्लोबल ब्रांड्स विच आर फ्रॉम इंडिया। क्या स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि इंटरनेशनल ट्रैफिक आ रहा था वेबसाइट के ऊपर, पर आपके पास उनको बेचने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए आप ऑनलाइन लेके गए, ऐसा कुछ था क्या? तो हमारे साथ हाँ ये बहुत हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे, जब हम अपना डेटा देख रहे थे, तो देख रहे थे कि हमारे बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं, पर उस टाइम पे हम इंटरनेशनल शिपिंग नहीं कर रहे थे। तो लोग क्या कर रहे थे कि वो अपने, जैसे हम सब किसी के पेरेंट्स रहते हैं, किसी के रिलेटिव रहते हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं, तो वो वहाँ पर अपने ऑर्डर भेज रहे थे और फिर कलेक्ट कर रहे थे। शुरू में हमने अपना GK में एक स्टोर स्टार्ट किया था 2018 में, तो उसमें ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में एक हाई स्ट्रीट मार्केट है, तो उसमें काफ़ी लोग हमारे पास आने लग गए, और मैं खुद वहाँ पे एक बारी थी, तो मैंने कहा, तो एक कस्टमर ऐसे है कि 6-7 आउटफिट्स उन्होंने ट्राई करे और ख़रीद रहे थे। तो मैं कस्टमर से बात करी थी, मैंने कहा कि अच्छा डिड यू लाइक इट, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स द ओकेजन। तो उन्होंने मुझे बताया दैट आई एम इन द US एंड आई एम गेटिंग मैरिड देयर एंड आई हैव कम टू इंडिया फॉर शॉपिंग। तो तब हमें ये स्ट्राइक किया कि हमारे इतनी बड़ी NRI बेस है, आज के दिन में कोई उसे सर्विस नहीं करा, तो वहाँ से हमें सबसे पहले आइडिया है कि हम अपना इंटरनेशनल मार्केट को बड़ा क्यों ना बनाएं। और उस पर हमने फिर सारे अपनी फ्रंट एंड डिलीवरीज, और बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आज आप US से हमें ऑर्डर करोगे तो विदिन 5 to 6 days वो आपके डोर स्टेप पे होगा। तो हमने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें अलाइन किया कि हम वो कर पाएँ। अगर आप इन्वेंट्री का थोड़ा समझाओ, इन्वेंट्री किस तरीके से काम कर रही है? जैसे कि मान लो मैंने आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया, तो वो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर किस तरीके से होगा? क्या वो डायरेक्टली आपके वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, ऑर्डर आया, वहां से फुलफिल हो रहा है, या फिर मल्टीपल वेयर हाउस बना रखे हैं, या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग टाइप मॉडल है, या फिर मतलब जहां से मैन्युफैक्चर करा रहे हो उनको कहते हो आप सीधा सप्लाई कर दो? किस तरीके से सब कुछ काम कर रहा है? नहीं सर, हमारे बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हमारी 100% डिज़ाइनिंग, सैम्पलिंग और प्रोडक्शन खुद होती है। तो इन्वेंट्री, हम पूरा इन्वेंट्री मॉडल ऐसे चलता है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और इवन रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जैसे फैब्रिक्स वगैरह हैं, वो हम खुद रखते हैं। हमारे वेयर हाउसेज़ हैं नोएडा में, हम वहाँ पर रखते हैं अपने प्रोडक्ट, और जैसे ही ऑर्डर आता है विदिन 12 to 24 आवर्स आई डिस्पैच दी ऑर्डर। तो ये नहीं है कि हमें किसी और से लेना पड़ता है, या ड्रॉप शिप मॉडल है, या हमारे भी कोई ट्रेडर्स हैं बैक एंड में। तो हमारा सब कुछ 100% इन हाउस इन्वेंट्री मॉडल है आज के दिन में। ठीक है, तो अभी आप अपने को फाउंडर के बारे में बहुत बार बोल रहे हो, तो को फाउंडर और आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, दोनों क्या क्या काम करते हो अलग अलग? मेरे को फाउंडर तन्वी जो हैं वो हैंडल करती हैं हमारा जितना भी डिज़ाइन का काम है, बिकॉज फैशन हाउस में डिज़ाइन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। सो वो हैंडल करती है डिज़ाइन, जितना भी ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो वो वाले सारे डिपार्टमेंट्स देखती हैं।
और मैं जितने भी हमारे रेवेन्यू फंक्शंस हैं, जैसे कि बिज़नेस मतलब ऑफलाइन में स्टोर्स में सेल करना, वेबसाइट पे सेल करना, मार्केट प्लेसेस पे, तो जितने भी सेल्स रिलेटेड फंक्शंस हैं मैं वो देखती हूँ। ऑपरेशंस में जैसे बैक एंड है, सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट्स को बनाना, उनकी बाइंग, मर्चेंडाइजिंग, वो वाला काम देखती हूँ, और फाइनेंस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। तो ऐसे हम अपने डिवाइड करते हैं काम। तो कभी दोनों के आपस में लड़ाई नहीं होती किसी भी डिसीजन को लेके? लड़ाई इन द सेंस कुछ भी होता हो कि यार ये चीज को हम इस तरीके से करेंगे, वो कहते हैं नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करें। नहीं, आई थिंक तन्वी और मेरी स्टार्टिंग से हम बोथ आर प्रीटी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड। तो दोनों के ओपिनियन स्ट्रांग हैं, दोनों चाहते हैं कि काम एक सर्टन तरीके से हो। तो पिछले 8-9 साल में बहुत बारी हमारे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत ही होता है कि नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, ये करना है, नहीं करना है, और वो पार्ट है आई थिंक सबकी जर्नी का। बट हाँ, बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और आई थिंक हर डिसएग्रीमेंट से ये होता है कि हम बेटर और स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो अभी मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर देखा है, तो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो ऊपर की साइड में आपने टैब दे रखा है दोनों के दोनों चीजों को स्विच करने का, कि अगर आपको फैब वैली से लेना तो फैब वैली से लेना, इंडिया से लेना तो इंडिया से लेना। करेक्ट। तो ये जो इंडिया नाम है ये ट्रेडमार्क्ड है? सो इंडिया की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब अपना एथनिक वेयर ब्रांड स्टार्ट कर रहे थे तो हम नाम सोच रहे थे, और तन्वी नाम पे ऐसे काम करती है कि वो पेपर पेन लेती है और लिखने शुरू करती है, नेम 1 नेम 2, मतलब, और एक पेपर पे ऐसा है कि 100 नाम हो जाएंगे, और पेपर्स भरे रहते हैं, मतलब पूरी जगह, क्योंकि ऐसे कि हमें .com भी चाहिए होता है, हमें नाम कैची भी चाहिए होता है, तो और ये चाहिए होता है जो अवेलेबल हो, क्योंकि हम पैसे तो देते नहीं अपने डोमेन के लिए, तो हमें ये चाहिए होता है जो अवेलेबल हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिलना मतलब आज की कॉमर्स वर्ल्ड में बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इंडिया का नाम ऐसा है कि हमने बड़े सोचे नाम, और एकदम से तन्वी को पता नहीं क्या स्ट्राइक किया, उसने कहा इंडिया रखते हैं। तो मेरे को लगा वो पहले कह रही INDIA, मैंने कहा अब मतलब क्या हो गया। तो फिर देन शी सेड कि नहीं INDYA क्यों नहीं रखते। तो हमें नाम सुनते ही मतलब ये हो गया कि 100% यही नाम रखना है इस ब्रांड का। बट ट्रेडमार्क वॉज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ कंट्री नेम, राइट। तो हमने बहुत सोचा, हमने फिर ट्रेडमार्क लॉयर्स थे हमारे, उनसे बात की सारी, तो उन्होंने कहा ट्राई करते हैं। तो हमने ब्रांड का नाम रखा इंडिया, अपनी वेबसाइट ले ली हमने houseofindia.com, और काम शुरू कर दिया, और हाथ किया तो उसी टाइम हमने ट्रेडमार्क में डाल दिया ये। लकीली हमारे कैटेगरी में, अपैरल में, एक्सेसरीज में कोई इशू नहीं था, और हमें ये ट्रेडमार्क मिल गया। और ये मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी शायद अचीवमेंट थी कि इंडिया का हमें ट्रेडमार्क जिस दिन मिला, हमने कहा थैंक गॉड, क्योंकि तब तक हमें मतलब इतना डर लग रहा था कि कोई इस पे इशू ना हो जाए। ठीक है, तो आप ये नाम के लिए सजेशन कैसे दोगे? क्योंकि मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, प्लस मेरे को भी बहुत बार कई बार दिक्कत आती है किसी भी प्रोडक्ट का नाम ढूंढने के लिए। तो क्या करते हो, बस जो भी आइडिया आया जा रहा है उसको लिखे जाना है, या कुछ इसके पीछे भी कोई थ्योरी होती है? नहीं, आई थिंक सबसे पहला तो ये है कि आपका व्हाट डू यू वांट टू स्टैंड फॉर। तो अब सपोजिंग हम फैशन में हैं, तो अब उसमें क्या 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 नाम रेलिवेंट होंगे आपके लिए, तो उस टाइप से। अब मतलब फैशन में हो या फिनटेक में हो या एडटेक में हो, तो ऑब्वियसली उसके नाम सिमिलर नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो फिल्टर है इंडस्ट्री का, कि उसमें क्या रेलेवेंस है आपकी। तो फॉर एग्जांपल हमारा वेस्टर्न वेयर ब्रांड है फैब एली। Fab is fabulous. Alley is a street where you get lots of, in Paris or France, like, you get lots of very interesting things. तो हमने ये सोच के, तन्वी ने कहा why don't we call it Fab Alley। अब Fab Alley हमने खुद नाम बनाया है, it's not a word। सो आई थिंक वो मिक्स टाइप के नाम रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करो कि यार हमें ये मेरी इंडस्ट्री और इस टाइप के वर्ड्स, साउंडिंग वर्ड्स मुझे रखने हैं। कुछ ग्राउंड रूल्स आई थिंक ये होने चाहिए कि सिंगल वर्ड इज़ ऑलवेज बेटर, मतलब वो 100% बेटर है 2 वर्ड्स या 3 वर्ड नेम से। तो अगर आपको सिंगल वर्ड मिल सकता है वो बेस्ट है। सेकेंड वर्ड ये है कि अगर आप नाम बनाओगे एज अपोज टू अ वर्ड दैट एग्जिस्ट, तो आपको ट्रेडमार्क मिलना और उसकी वेबसाइट मिलना विल बी मच ईजियर, क्योंकि अ वर्ड दैट एग्जिस्ट का मतलब ये 99% चांस है कि उसकी वेबसाइट पहले से होगी, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो वो आप तो अपना, अगर क्या हम कोई इंटरेस्टिंग प्ले कर सकते हैं किसी वर्ड पे, तो आप अपना वर्ड बनाओ, वो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं यूजुअली। और थर्ड ये कि वो कैची होना चाहिए। तो हमने पहले बहुत नाम सोचे, और हमने एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा, उसका नाम था रेड क्लीक। हमने जब सर्वे किया तो लोगों ने कहा क्लीक, क्लिक, क्लिकी, इतने उसके शब्द आए। तो हमने ये कहा कि इफ़ द कस्टमर कैन नॉट स्पेल माई ब्रांड्स नेम, वी कैन नॉट कीप इट। तो वो, सो आई थिंक ईजी स्पेलिंग और कैची नेम ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है कि मैंने बड़ा अच्छा वर्ड कोई ढूंढ लिया, और कस्टमर अगर उसे बुला ना पाए और मैं आपसे बात ना ईजिली ब्रांड का नाम ना ले पाए, तो वो आगे जाके 5 साल 7 साल बाद जब ब्रांड बन भी जाएगा तो बहुत इश्यूज आएंगे उसमें। तो ये कुछ गाइडलाइंस आई थिंक सबको ध्यान रखनी चाहिए नाम रखते हुए। यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे चैनल का नाम है इंटेलेक्चुअल इंडीज। नाम रिलेटिवली देखा जाए बहुत टफ है, और मुझे अभी भी थोड़ा सा रिग्रेट टाइप्स होता है यार, नाम गलत रख दिया।
क्योंकि मासेस फ्रेंडली नाम नहीं है। करेक्ट, आई एग्री। पर अगर मैं बाकी चीजों की बात मान के चलूं, मेरी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसका नाम है लपास, LAPAAS। लपाल। तो अगर देसी लैंग्वेज में बोलना है तो लापास। करेक्ट। हम कस्टमर को बिजनेस के पास लाते हैं। पर जब स्टार्टिंग में ओरिजिन किया गया था तो 2 वर्ड्स को जोड़ के मैंने बनाया था, जैसे आपने भी बनाया फैमिली वाला से। तो और गोल ये था, ये मैंने शायद 2011 के आसपास लिया था डोमेन। तो गोल ये था कि मेरे को .com डोमेन लेना है और 5 कैरेक्टर में लेना है, 5-6 कैरेक्टर के अंदर लेना है। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मुझे ये पता लगा था कि ये भी बिजनेस है बहुत बड़ा, कि डोमेन लेके आगे बेचो, छोटा नाम ले लो, अभी आराम से मिल जाएगा, बाद में तुम उसको ज्यादा पैसों में बेच सकते हो। तो मैंने कुछ भी करके लपास लिया और मैंने उस टाइम सोचा नहीं था कि मैं अपनी एजेंसी का नाम ये रखूंगा, और लिया बस मैंने ऐसे ही था। तो अभी रिसेंटली मेरी एक एडटेक आ रही है, यूट्यूब से रिलेटेड ही आ रही है, तो उसका नाम मैंने रखा है एडरिला। अब इसका नाम आप बताओ कि कैसा है? एजुकेशन का गोरिल्ला, मतलब गोरिल्ला एक इंटेलिजेंट एनिमल है, तो रिला वहां से ले आया, और ईडी मतलब एजुकेशन से ले आया। नहीं, एड्रिला इज अ रियली नाइस कैची नेम। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा यार, सजेशन है, बाकी अप्लाई करना आपके ऊपर है, कि नाम थोड़ा सा जिन्होंने एडवाइस दिया ना, जो वो अभी से अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइम अगर डिफाइन कर लोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज का नाम चेंज नहीं कर सकता। अग्रीड। पर क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, हाय गाइस मेरा नाम है साहिल खन्ना, ताकि लोग साहिल खन्ना भी सर्च मारे, मेरा चैनल आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम आई थिंक साहिल, आई एग्री, मतलब इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो फॉरएवर के लिए है, राइट? आपने एक बार ही नाम रख लिया, उसको चेंज करना बाद में पूरी आईपी चली जाएगी। तो आज कस्टमर मेरे को फैबैलिया इंडिया से जानता है, अब मैं उसको कल ABC बना दूंगी तो फैबैली गया एक दिन में। और ऐसा नहीं होता कि वो फैबैली के कस्टमर्स को पता चल जाएगा एक दिन में कि अब इसका नया नाम ये आ गया है। तो आई 100% अग्री विद यू कि नाम सोचते चाहे आपको 1 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा लगे, उस पर किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर मैं टीम मैनेजमेंट की बात करके चलूं, तो टीम को किस तरीके से आप मैनेज करते हो इस टाइम पे? क्योंकि अब तो फंडिंग रेज कर ली है, कंपनी बड़ी हो गई है, इंटरनेशनली भी चले गए हो, तो टीम बढ़ चुकी होगी। तो किस तरीके से टीम को हैंडल किया जाता है, और किस तरीके से आप कंपनी के अंदर कल्चर डिफाइन करते हो कि काम किस तरीके से हो? करेक्ट। तो हमारी आज के दिन में टीम काफ़ी बड़ी है, वी हैव 1000+ पीपल। और टीम का मतलब सबसे हमारी ये मेन चीज़ है कि हमारे वी हैव पीपल ऑल ओवर द कंट्री। एक तो हमारे रिटेल का इतना स्टाफ है, तो मतलब करीब 30-35 सिटीज़ में, आज के सिटीज़ और टाउन्स में आज के दिन में हमारी टीम्स में कोई ना कोई कहीं ना कहीं है। तो उसको पूरा मैनेज करना, टीम को साथ रखना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, उनको एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखना, ये बहुत बड़ा टास्क है हमारा। और एज द को-फाउंडर आई थिंक ये इट्स वन ऑफ माय मेन जॉब्स। सो हम लोग 2 वेज में स्प्लिट करते हैं। एक हमारी ऑफिस की टीम्स होती हैं जहाँ हम रहते हैं, नोएडा में हमारा जो मेन ऑफिस है, एक हमारी ऑफिस की टीम है, और एक हमारी फ्रंट एंड टीम है जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे 500+ रिटेल टीम है। तो ऑफिस टीम को तो हम टीम मैनेजमेंट में हमने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक, हमने काफ़ी क्लियर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि काफ़ी लीन टीम है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि हमने बड़े हायरार्की बना दी कि ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट। तन्वी और मेरे से आज जाके कोई भी कभी भी बात कर सकता है। हम लोग मतलब फुल्ली इन्वॉल्व रहते हैं पूरी कंपनी साइड पे। तो उस वे से हमारी काफ़ी ओपन कल्चर है आज के दिन में। और टीम मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि ऐसा है कि हर इंसान को पता है कि मेरी ये KRA है, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे ये डिलीवर करना है। वो अगर आई थिंक किसी के लिए भी क्लियर होता है तो फिर वो कन्फ्यूजन कभी आती ही नहीं टीम पे। तो हेड ऑफिस तो हम वैसे मैनेज करते हैं। एंगेजमेंट के लिए हमारी बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं। इवन कोविड में जब हमारा 1 साल से बंद था, लोग कोई कहीं था, कोई ऑफिस आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था, तो हमने ऐसा किया कि एवरी वीक हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे वो योगा थी, चाहे वो जस्ट कैजुअल कैचअप था टीम के साथ, चाहे वो कई बारी हमने मतलब बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़, अ लॉट ऑफ कुकिंग क्लासेस वी डिड कुकिंग कॉम्पिटिशन्स एट होम। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने चलाते रहे। और फ्रंट एंड टीम जो हमारे 500-600 लोग हैं आज के दिन में स्टोर में ऑल ओवर द कंट्री, उनके लिए भी हम एवरी 2 वीक्स एक्टिविटीज़ करते हैं। और मैनेजमेंट के लिए अगेन हमने बहुत क्लियर टारगेट्स बनाए, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर बनाए कि आप ये अचीव करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो मतलब पूरा हमने ये ट्राई किया है कि मतलब ये हमने देखा है कि जितने लोगों को आप क्लियर कट बताओगे कि आपने ये अचीव करना है और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी, उतना लोग डिलीवर करेंगे। जिस दिन में आपकी कन्फ्यूजन आ जाएगी कि लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनी कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें डिलीवर क्या करना है, तब टीम में दिक्कत आती है। तो ये हमने बहुत कॉन्शियसली ट्राई किया कि हम बहुत क्लियर रहें अपनी अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर पे, और वैसे ही हमने अपनी टीम को मैनेज और ग्रो किया है। कैसे अकाउंटेबिलिटी करते हो? जैसे एग्जांपल के लिए, कोई इनिशियली आपने किसी को हायर किया, तो हायर करने के बाद में आपने उसको उसकी ड्यूटी बता दी कि तेरी ड्यूटी ये है, ये काम इस टाइम तक हो जाना चाहिए,
फिर उसके बाद क्या होता है? आप किसी भी फंक्शन में अगर किसी को हायर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी में आपने अकाउंट्स टीम में किसी को हायर किया, जैसे कि तो आपने उसको हायर किया अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए, तो आप क्लियरली बताओगे कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपने ये हमारे चैनल्स है जिनसे हमें पैसे आते हैं, आप हर हफ्ते हमें ये एक्सेल बना के देखोगे किसका क्या पेंडिंग है, किसने हमें पेमेंट किया, आपने उनसे फॉलोअप किया या नहीं किया। तो ऐसे करके हम सबके लिए स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। या आप किसी और को देख लो कि अगर हमने अपने किसी को जैसे ब्रांडिंग टीम में हायर किया, तो उसको पता है कि मेरा काम अगर आज सोशल मीडिया है फॉर एग्जांपल, तो आज मेरे पास 500,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे को टारगेट लेना है कि दिसंबर में मैंने ये 1 मिलियन बनाना है फॉर एग्जांपल। तो एवरी मंथ फ्रॉम हियर ऑन मुझे क्या करना है, कितने वीडियोस करने हैं, कौन से एड्स चलाने हैं, क्या डिलीवर करना है, क्या टारगेट अचीव करना है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि जितने फंक्शन में हो पाए, जिस डिग्री तक सबको हम बहुत क्लियर टारगेट्स दें और वो नंबर टारगेट्स हों, बिकॉज नहीं तो ना वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि अच्छा मैंने तो कर दिया पर वो अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम उनको नंबर टारगेट्स दें सो दैट वो बहुत क्लियर या क्लैरिटी से इंसान काम कर पाए कि मुझे क्या अचीव करना है। और ये टारगेट शॉर्ट टर्म नहीं होते कि मेरे को 10 दिन में ये करना है, 1 महीने में ये करना है। ये टारगेट्स होते हैं कि मेरे को अगले 6 महीने में क्या करना है या अगले 1 साल में क्या अचीव करना है, सो दैट लाइक फॉर एनी एम्प्लॉई दे हैव अ क्लियर पाथ ऑफ द जर्नी दैट आज मैंने यहाँ ज्वाइन किया बट 6 मंथ्स में दिस इज व्हाट आई हैव टू अचीव। सो दिस इज हाउ वी डू टारगेट सेटिंग। ठीक है, तो ये आप देते हो या फिर इसके लिए भी कोई अलग से टीम है, कैसे होता है? तो टारगेट सेटिंग पूरी रिपोर्टिंग मैनेजर पे होती है। तो जहाँ पे लोग मेरे को तन्वी को रिपोर्ट करते हैं, हम लोग अपनी टारगेट सेटिंग करते हैं उनके साथ। जहाँ वो उनकी और फर्दर डाउन रिपोर्टिंग होती है वो लोग टारगेट सेटिंग करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो भी आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे हम लोग टारगेट सेटिंग करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में तन्वी एंड मैं फॉर द होल टीम वी सिट एंड वी सेट टारगेट्स फॉर द एंटायर कंपनी। तो अगर लेवल वाली बात करके रिपोर्टिंग लेवल्स, तो कितने लेवल्स है आपकी कंपनी में? एक मैनेजर, उसके बाद आप? हमारे काफ़ी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, मतलब टिपिकल स्टार्टअप एज यू कॉल इट है। तो बिटवीन मी एंड द नेक्स्ट पर्सन विल प्रॉब्ली बी ओनली 2 लेवल्स। तो मेरे को एक रिपोर्टिंग मैनेजर होगा और उसके साथ उनके अंडर एक टीम होगी। मतलब मैक्सिमम यही टीम्स है हमारी, उससे ज़्यादा हमने हायरार्कीज और वो सब बिल्कुल नहीं रखा है। क्योंकि अगेन ये बिलीफ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कि जितना लीन रखोगे उतनी जल्दी डिसीजंस होते हैं, उतनी जल्दी आप मूव कर पाते हो। तो वो हमने काफ़ी कॉन्शियसली उसी लेवल तक रिपोर्टिंग रखी है। तो अभी आप पिछले साल का बता रहे थे, पिछला साल थोड़ा सा बुरा रहा, तो कैसे उसको टैकल किया और क्या उसके अंदर आपने सैलरी कट वगैरह लिए या दिए लोगों को? कोविड में जब कोविड स्टार्ट हुआ पिछले साल मार्च से आपकी लॉकडाउन स्टार्ट हो गई। शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था 15-20 दिन की क्या होएगा। सबको लग रहा था 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है। तो सबने मतलब उस टाइप की प्लानिंग हमने ये की कि हमारे को ये तो था कि ये क्वार्टर तो चला जाएगा, बट ये कभी नहीं सोचा था कि ये मतलब इतना लंबा इसका इम्पैक्ट आएगा। तो हमने 2-3 चीज़ें करी। तो हमने डिवाइड कर लिया, हमने कहा हम रेवेन्यू साइड पे क्या कर सकते हैं और हम कॉस्ट साइड पे क्या कर सकते हैं। तो हमने अपनी पूरी प्लानिंग को इसमें डिवाइड कर लिया। अब रेवेन्यू साइड से अगर स्टार्ट करें तो हमने ये कहा कि अब हम जैसे इंडिया में हम ओकेजन वेयर बनाते हैं, अब शादियाँ नहीं होंगी, दिवाली पार्टीज़ नहीं होंगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो लोग क्या खरीदेंगे। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मतलब ऐसा है कि विद इन 45 डेज टर्न अराउंड कर दिया। तो हमने जिसको कहते हैं लाउंज वेयर विच इज़ या वर्क फ्रॉम होम, मास्क, जितनी भी पैंडमिक रिलेटेड कैटेगरीज थी, जो कि हमें ये था कि अगर लोग घर पे भी होंगे तो कपड़े तो पहनेंगे, कपड़े तो खरीदेंगे, तो वो क्या खरीदेंगे। तो ये सोच के हमने अपनी पूरी टर्न अराउंड कर दी दोनों ब्रांड्स की, और हमने अगले 3-4 महीने खाली वही लॉन्च किए जो कि पैंडमिक रेलिवेंट कपड़े थे। तो वो हमने सबसे पहला किया। तो उससे हमें काफ़ी जल्दी, जो कि बहुत ब्रांड्स को बहुत टाइम लगा रेवेन्यू लाने में, वो हमें काफ़ी जल्दी मतलब पिछले साल जून-जुलाई से ही रेवेन्यू हमारा टॉपअप हो गया वो करने से। तो रेवेन्यू साइड पे तो हमने ये वाला एक्शन लिया। कॉस्ट साइड पे हमने बहुत चीज़ें की। हमने सैलरी कट्स किए। पहले 2-3 महीने तो हमने वेट किया कि हो सकता है सिचुएशन ठीक हो जाए। वी डिड नॉट वांट टू डू सैलरी कट्स फॉर एनीबडी इन द टीम। फिर जब नहीं हुई सिचुएशन ठीक, तब हमने जुलाई से सैलरी कट्स किए, पूरी टीम के सैलरी कट्स किए, सबसे बात की, सबको बताया कि हमें क्यों करने पड़ रहे हैं। और तन्वी और मैंने ऑफ कोर्स कंपनी लेवल पे सबसे हाईएस्ट सैलरी कट लिया। और ये हमने पूरे साल धीरे धीरे करके 6 महीने तो सभी का सैलरी कट ला, फिर हमने धीरे धीरे करके सबके रिस्टोर करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब कंप्लीटली रिस्टोर हो चुका है? सैलरीज हमारी 100% रिस्टोर्ड है, देयर बैक टू प्री कोविड लेवल्स। और अगर मैं कट्स की बात करके चलूँ तो रेंज क्या रही कट्स की, कहाँ से कहाँ तक कटा? टिपिकली सैलरी कट्स फॉर 20 to 30% डिपेंडिंग ऑन क्या सैलरी ब्रैकेट्स थे वगैरह, तो वो उस रेंज में हमने सैलरी कट्स लिए थे।
और वर्क फ्रॉम होम की बात करके चले तो उस टाइम पे या अभी भी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है टीम का? सो हमारा हमने अपना एक्चुअली ऑफिस तो 23rd में जब से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था लास्ट ईयर, तब से ही खोल दिया था। हमारा फैशन प्रोडक्ट है तो डिज़ाइन करना पड़ता है, गारमेंट्स को देखना पड़ता है, फिटिंग करवानी पड़ती है, वो घर से बैठ के काम नहीं होते। तो वो हमने खोल दिया था ऑफिस, पर हम 20 to 30% कैपेसिटी पे लोगों को बुला रहे थे। तो जो टीम्स को आना था डिज़ाइन मर्चेंडाइजिंग, वो टीम्स आ रही थी हमारी। कुछ लोग धीरे धीरे करके हमने बुलाने शुरू किए कि जो ऑफिस में काम होता है वो घर से नहीं हो पाता, तो हमने धीरे धीरे करके वो शुरू किया था। बट ओवरऑल ये रहा कि हमारा 25-30% टीम्स पूरे पिछले साल से आ रही है, पैंडमिक में भी। तो ऑफिस हमारा चल रहा है, ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ एक सवा साल से। तो वर्क फ्रॉम होम में कोई दिक्कतें दिखी है आपको? मतलब अगर आप माना जाए आपके पास खुद का चॉइस हो कि वर्क फ्रॉम होम वर्सेस नॉन वर्क फ्रॉम होम, तो क्या आपको पसंद आएगा? मेरे को पर्सनली तो वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल पसंद नहीं है। एज अ पर्सन आई लाइक टू मीट पीपल, इंटरेक्ट विद अदर कोलीग्स, अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, गो टू द मार्केट, गो टू आवर शॉप्स। सो मेरे को तो बिल्कुल ये था कि ऑफिस खुले और मैं वापस जाऊँ। तो इसीलिए तो वर्क फ्रॉम होम का ये है कि कुछ टीम्स के लिए वो ठीक रहता है जिनको चलो इंटरेक्शन कम करनी है, बैक एंड का काम करना है। बट हमारे बिजनेस के लिए वर्क फ्रॉम होम बहुत मुश्किल है। हमें तो मतलब कस्टमर से भी इंटरेक्ट करना है, कपड़े भी अपने नए बनाने हैं रोज़, अपनी टीम से रोज़ इंटरेक्ट करना है। तो वो फॉर आवर बिजनेस वर्क फ्रॉम होम इज़ डिफ़िकल्ट। तो हमारा यही है कि धीरे धीरे करके थिंग्स नॉर्मलाइज हों और हम अपने पूरे स्टाफ को वापस ऑफिस से स्टार्ट करवा पाए। ठीक है, तो कुछ लर्निंग अगर बताओ वर्क फ्रॉम होम पे काम करवाने की, स्टाफ से मैनेज करने की। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम में बस एक मतलब जितने आपके क्लियर एक चीज़ होगी जिससे आप काम करवा पाओगे, वो हो गया आपके क्लियर कट गोल्स। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आप उसके इंसान के साथ तो बैठे नहीं हो, तो बहुत मुश्किल है ये ट्रैक करना कि वो कितनी देर काम कर रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है, एक्सेट्रा। ये है कि अगर आपने क्लियर कट गोल दिया कि मेरे को 3 दिन बाद या 1 वीक बाद आपने ये डिलीवर करना है, देन यू लीव इट बिकॉज यू कैन नॉट माइक्रो मैनेज इन वर्क फ्रॉम होम। यू कैन नॉट बी लाइक आपने आज क्या काम किया, हर 4 घंटे में क्या काम किया, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। आप लोगों को बताओ कि ये आपके गोल्स हैं, आपने ये अचीव करना है, लोगों को पता है ना, आप अपने क्लियर गोल्स रखो, क्लियर अकाउंटेबिलिटी दो। टू मी दैट्स द ओनली वे ऑफ मैनेजिंग वर्क फ्रॉम होम। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। ठीक है, रैपिड फायर के अंदर क्या होगा, बैक टू बैक से क्वेश्चन पूछूंगा, डैश और डैश का ऑप्शन रहेगा, बस एक चुनना है और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी कि आपने वो ऑप्शन क्यों चुना है। बहुत इजी रहेगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एंड्रॉइड और आईओएस। फंडिंग और बूटस्ट्रैप। फंडिंग। डेट और इक्विटी। एंजल और वेंचर। फेम और मनी। फेम ऑलवेज। फैमिली और बिजनेस। फैमिली ऑलवेज। लव और अरेंज। लव। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट। वेज और नॉन वेज। नॉन वेज। गुड, बहुत रेयर लड़कियां होती है जो नॉन वेज बोलती है, वेरी गुड। एंड वो भी रेयर मारवाड़ी लड़कीज। या B2B वर्सेस B2C। B2C। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। कॉम्बिनेशन। एक बोलना है। स्केलेबिलिटी। स्मॉल टीम, लार्ज टीम। लार्ज टीम। रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड। इंडिया। स्टार्टअप इंडिया या फिर विदाउट स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया। ओनिंग और रेंटिंग। ओनिंग। ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन। रिटेल की बात कर रहा हूँ। हाँ ऑनलाइन। आउटसाइड फूड या होममेड। होम फूड। सेल्फ टॉट, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन डेफिनेटली। परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? परफेक्ट हॉलीडे इज अ बीच हॉलीडे with my family, just going there for 1 week and doing nothing. Best startup in India right now, आपके हिसाब से, अपना नाम नहीं लेना है। No, so I think I really look up to Zerodha. It's the only startup that has built a scalable business while being bootstrapped, while being profitable. So I really look up to that startup. Best food ever. घर का नहीं बोलना कि मम्मी के हाथ के राजमा चावल, कहीं का भी आपने खाया हो, किसी भी रेस्टोरेंट का कोई भी डिश। सो फॉर मी द बेस्ट फूड वुड बी टर्की का रोड साइड फूड। सो इस्तांबुल में आपको बहुत सारे वो शोरमा टाइप के कबाब्स मिलते हैं एंड वो बिल्कुल रोड साइड होते हैं, और वो आई थिंक टू मी दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। इंडिया के शोरमा से थोड़ा अलग होता है वो? हाँ हाँ, इंडिया के शोरमा से थोड़ा अलग होता है वो। उनका मतलब आई थिंक द सॉसेस दैट दे यूज आर स्लाइटली डिफरेंट, प्लस इट्स मिंस्ड बेटर, बट या सो दैट्स द बेस्ट शोरमा एवर। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? So I really like The Intern. I think उसमें just वो हर बार वो मूवी देखो और हर बार वो मतलब इतनी इंस्पिरेशन मिलती है टू डू व्हाट यू डूइंग। तो मेरे को तो ये है कि एवरी 1 in 2-3 months I watch it again and again. मेरे को तमाशा पसंद है। तमाशा, हाँ तमाशा is also nice. हाँ I agree. मैं देखता रहता हूँ। परसों मैं अपनी वाइफ को यही बोल रहा था, मैंने कहा, वो कह रही कुछ यार देखने को नहीं मिल रहा, तमाशा देखते हैं। हाँ नहीं, वो कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो होता है कि मतलब कभी भी कितनी बारी भी देख लो। फेवरेट वेब सीरीज? आई एम अ बिग फैन ऑफ शार्क टैंक एंड आई थिंक वो मैं इतने सालों से देख रही हूँ और वो इतने बिजनेसेस अलग अलग, मतलब आई हैव सीन द एवोल्यूशन
कि 2014 में क्या आया था और वो आज क्या बन गए हैं एटसेट्रा. सो मैं आई डोंट मिस एनी एपिसोड ऑफ शार्क टैंक. इंडिया में शार्क टैंक आ रहा है, आपको पता है? आई नो. मैं अभी मैंने न्यूज़पेपर ऐड देखा उसका ईटी में, आई थिंक कुछ दिन पहले ही. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. कुछ इनसाइडर है आपके पास में कि कौन जा रहा है वहाँ पे जजेस के अंदर? नहीं, काश मेरे को पता होता साहिल, मैं खुद ट्राई कर देती अप्लाई करने का फिर. नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि फाउंडर अनफिल्टर में पहले बुला लो उनको. हाँ नहीं, आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नो, आई एम अ मिक्स्ड पर्सन. आई डू बोथ. मूड वाला? हाँ नहीं, वो मूड नहीं, बट देन इट्स अ नाइट आउट. बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ बहुत. तो टॉप 5 बुक्स जिन्होंने लाइफ पे इम्पैक्ट डाला हो. So I read a lot of biographies and बहुत mixed type के books पढ़ती हूँ, but the last 2-3 years I've read a lot of biographies. So I'll start with Indra Nooyi's biography. I think beautiful book, just very well written and so inspiring. So I think वो एक book है जो मैं again and again पढ़ सकती हूँ. फिर there's this book called Shoe Dog, which is by Nike's founder. And usko again, just that book, just how they started and today the company that they've become, it's super inspiring. So that's the second book which I completely love. एक Zappos करके एक इंटरनेशनल एक यूएस में कंपनी थी, शूज सेल करते हैं, उनकी एक उसके फाउंडर की एक बुक है डिलीवरिंग हैप्पीनेस करके. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक ऑन हाउ यू कैन really delight your customers. So again, a book that I've read very often. I read a lot. Then of course there's this book, new book. There's this guy called Jay Shetty. It's called Think Like a Monk. And usually I don't read a lot of these books which are more spiritual, etc. But this book specially, it stood out, and I would recommend it to everybody. So must read that book. And finally, I would say there's, for my industry specifically, there's a book on Zara, which is one of the largest brands in fashion in the world, on Zara and how they've built the business. So that's something again that's inspired me personally a lot. अभी आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारा बोला. क्या टेक है आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके? क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी आपके हिसाब से? So I think spirituality to me is an inner sense of being at peace, of being calm, of understanding that there is that change is a part of life, right? That there will be so many challenges, there will be so many things that come along the way, but treat it as a part of life and move along. So I think that's what spirituality is for me, and it's just that inner sense of calm, and that's what it means to me. Good, अच्छा आंसर है. आप डेस्टिनी बिलीवर हो, फ्री चॉइस? No, so I believe in destiny. I feel a lot of things that happen to us are because of what's there. But there's this one quote by Oprah which I loved. She says that there's nothing called luck. It's when preparation meets the right opportunity. So I think in everything you need to be prepared. ऐसा ये नहीं, I don't believe कि कुछ अपने आप हो जाता है लाइफ में. I think कुछ preparation जाती है, और जब वो preparation correct opportunity से मिलती है, that's when magic happens. So that's what I believe in. आपकी hobbies क्या है? So I like to do a lot of things. I used to dance पहले, but वो अब वही कुछ सालों में, पहले I used to be in my dance team in college, but कुछ सालों में वो अब वही टाइम नहीं मिला, वो बंद हो गया. But I exercise में या तो योगा या डांस या कुछ form of exercise I do on a daily basis. I read a lot, like I was saying, मैं काफ़ी read करती हूँ. I have an 18-month-old son, so काफ़ी छोटा, he's quite young. So I like to spend a lot of creative time with him, doing new things, different things. So that's how I spend my time. And lastly, I like to travel a lot. So I'm a big travel junkie. I love traveling, exploring new places, eating new kinds of things, meeting people. तो अभी थर्ड वेव से पहले मनाली का प्लान चल रहा है क्या? हाँ, कसौली का सोच रही हूँ. ठीक है. पर्सनल फाइनेंस पे आपका क्या टेक है? पर्सनल फाइनेंस पे I think I would tell everybody, and my own take is that we need to be prepared, and one needs to be very careful and not take it for granted. आज आपके पास आपका वेंचर बहुत अच्छा कर रहा है, आपके पास बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, कल क्या मार्केट इन्वायरमेंट रहेगा और वो क्या होगा, यू डोंट नो. सो वट एवर यू हैव टुडे, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो आप, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जो भी हो, वट एवर यू हैव टुडे, आई थिंक प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, सेविंग सम पार्ट ऑफ इट टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. एंड वो मैंने अपने पिछले 7-8-10 साल में, वट एवर सैलरी आई वॉज विड्रॉइंग, इट वॉजंट अ लार्ज सम, बट उसको भी प्रॉपरली प्लान किया कि हाँ ये है कि कुछ पार्ट आपके एक्सपेंसेस हैं, बट बाकी का इट शुड गो इन सेविंग. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट सेविंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ यंग एज, एंड वन मस्ट प्लान फॉर द फ्यूचर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन लेटर. तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, और बहुत मजा आया आपके साथ में, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, ऑडियंस को भी सीखने को मिला. लाइक कर देना, ठीक है. अब मुझे एक फाइनल मैसेज दो, अगर किसी को अपना खुद का D2C ब्रांड खोलना है
तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उसका? सो D2C आई थिंक इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री. आप कोई भी सेक्टर ले लो, आप अपैरल ले लो, स्किन केयर ले लो, कॉस्मेटिक्स ले लो, फूड साइड पे ले लो, मतलब D2C ब्रांड्स आपके बहुत आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी है उसके लिए. देयर आर 2 or 3 थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है कि D2C ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको ब्रांड पे फोकस काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में बहुत होगा. तो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को मतलब कॉस्मेटिक्स में एक ब्रांड क्रिएट करना है, देयर विल बी 100 कॉस्मेटिक कंपनीज, राइट? आपको हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड? I think that should be a first thought, that because I'm trying to break into a cluttered market for any segment today, how do I differentiate and how do I create a brand? I think that's the first thought. Second would be that the largest D2C brands which have evolved globally are brands which have taken on a segment. मतलब उन्होंने कोई ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट किया जो कि बहुत सालों से सेम चल रही है, जो कि काफ़ी ओल्ड एज है, और उसके क्या हम न्यू एज ऑफरिंग्स बना सकते हैं. मतलब आप ये एक एग्जांपल आप सबने सुना होगा, जब यूएस में जिलेट जो कि शेविंग ब्लेड्स बनाता है, उनका कुछ 70 to 80% मार्केट शेयर रहा है, मतलब 50 60 70 साल से, मतलब कोई और कुछ यूज़ ही नहीं करता. न्यू एज ब्रांड जब आपके D2C आए, हैरीज, इस टाइप के जब आपके पास ब्रांड्स आए 2010-11 में, किसी ने नहीं सोचा था, या डॉलर शेव क्लब या ये सारे, किसी ने नहीं सोचा था कि ये जिलेट जैसे किसी को बीट कर पाएंगे, जो कि आपका मतलब 80% मार्केट शेयर पे $multi-billion कंपनी. तो आई थिंक वो, बट उन्होंने जब आए तो उन्होंने ये कहा कि हम कैसे बीट करें, हम प्राइस पे बीट करेंगे, हम ब्रांड पे बीट करेंगे, हम डिलीवरी पे बीट करेंगे. एंड आई थिंक इस टाइप के डिफरेंशिएटर्स, जब आप एक बड़े मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, कि आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे, ये आई थिंक सोचना किसी भी D2C ब्रांड ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया. थैंक यू साहिल. और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं.